हाँ बेटा, तो अपन ने देखा था कल आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार न्यूक्लियस के नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के नाभिक के अंदर क्या होते हैं बेटा, समस्थानिक, संबारिक, सम न्यूट्रॉनिकल देख लिया था। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देख अब जैसे ही रदरफोर्ड ने सिद्ध करा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो कई साइंटिस्ट लोग, बेटा एक साइंटिस्ट कुछ करता तो दूसरे को जलन तो होती, जलन एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस, तुम्हें नहीं होती, सबको होती है, ठीक है। तो उसने बोला कि भैया अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो दूसरा साइंटिस्ट ने हाथ खड़ा करा। क्या होता है बेटा, कोई भी फिजिक्स में आप प्रूव करते हो तो आपको फिर एक वो क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस लेके और सबको बताना पड़ता है। तो फिर उसने दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने हाथ खड़ा करा कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। पूछा क्यों, बोले तेरी बात बहुत बढ़िया, तेने एक्सपेरिमेंट करा, अल्फा पार्टिकल वापस रिटर्न होके आ गए, सामने प्लस चार्ज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताओ लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है ना, तो प्रतिकर्षित होके आ गए वापस अल्फा कण, पर समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो अगर मैं हीलियम की भी बात करूं, A2He4 की भी बात करूं, अल्फा कण की, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अंदर, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, तो एक दूसरे को धक्का देंगे तो स्थिर विद्युत की प्रतिकर्षण के कारण ये तो अलग हो जाना चाहिए, ये तो टूट जाना चाहिए। तो मैं बोल दूं ये अस्थायी होना चाहिए नाभिक। अरे बोलो क्यों अस्थायी, क्यों? स्थिर विद्युत की प्रतिकर्षण के कारण, स्थिर विद्युत की प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण, कर्षण के कारण, ठीक है। तो स्थिर विद्युत की प्रतिकर्षण के कारण ये तो क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, तो ये तो टूट टूट के बिखर जाना चाहिए। लेकिन नाभिक, हीलियम का नाभिक नेचर में मौजूद है। ए बच्चे बचपन में गुब्बारा उड़ाया ना, पापा बहुत अच्छा लग रहा है, दौड़ दिलाओ, तो वो गुब्बारा जो ऊपर उड़ रहा है उसमें हीलियम गैस भरी हुई है, तो स्थिर विद्युत की प्रतिकर्षण के कारण ये अस्थायी होना चाहिए। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने, और लेकिन रदरफोर्ड सिद्ध कर चुका था कि सारा धनावेश एक जगह, समस्त धनावेश एक जगह केंद्रित होता है। अच्छा, हीलियम का नेचर में मौजूद होना स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है, मतलब है प्लस आवेश साथ है। अब लोगों ने रीजन ढूंढे, अब ये बात तो तय है प्लस आवेश साथ है और प्रतिकर्षण होता है समान आवेशों में, ये बात भी सिद्ध हो चुकी थी, याद है। एबोनाइट की छड़ को सिल्क के कपड़े पे रगड़ा तो छड़ ने छड़ को और कपड़े ने कपड़े को प्रतिकर्षित करा, और छड़ और कपड़े ने आपस में एक दूसरे को आकर्षित, वो सब ठीक है। तो दोनों चीजें प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, क्या समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और नाभिक में धनावेश साथ में है, ठीक है। तो अब कारण ढूंढे गए कि यार ऐसा क्या हो रहा है, तो देखो, तो उन्होंने निकाला नाभिकीय बल। तो क्या आया बात में कि एक और बल कार्य कर रहा है, भैया ये बल तो है प्रतिकर्षण का, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल, ठीक है, नाभिकीय बल के गुणधर्म। अब नाभिकीय बल है, अब इसका कोई अभी तक वेल नोन फॉर्मूला नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है, लोग अभी इसकी रिसर्च कर ही रहे साइंटिस्ट लोग। लेकिन जो अनुमान लगाया गया नाभिकीय स्थायित्व का वो ये है कि नाभिकीय बल पहला आवेश रहित होता है, ये आवेश पे निर्भर नहीं है, या यूज को स्ट्रोंग है, प्रकृति में प्रबलतम बल, प्रबलतम बल, प्रबलतम बल है ना, शॉर्ट में लगे प्रबलतम बल, इससे तगड़ा कोई नहीं। भगवान ने सबसे ज्यादा ताकत जो दी है वो नाभिकीय बल को दी है कि बेटा तुझसे तगड़ा कोई नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ देता है भगवान तो एक हाथ से देता, दूसरे से लेता भी है ना, सबको सब नहीं मिलता, प्रबलतम बल। और इसको दिए अल्प परास बल, अल्प परास, अल्प परास बल। तो जितने भी प्राकृतिक बल है, नाभिकीय बल प्राकृतिक बल है, भगवान द्वारा बनाया गया बल है, तो नाभिकीय बल, स्थिर विद्युत की बल और गुरुत्वाकर्षण बल में सबसे प्रबलतम बल है नाभिकीय बल। इसको भी 2 टाइप का बोला है ना, कि वीक मतलब थोड़ा सा दुर्बल और प्रबल, 2 टाइप के हैं, लेकिन ये प्रबलतम तो भी सबसे अधिक है, वीक वाला भी दूसरों से तो तगड़ा होगा, ठीक सर। अल्प परास बल फर्मी की कोटि की होती है। अब इसकी अलग अलग किताबों में अलग अलग बात लिखी है, तो हम बोल दो फर्मी की कोटि की होती है, फर्मी की फर्मी की कोटि की होती है, तो 10 की घात -15 मीटर की कोटि की है ना, तो 10 की घात -15 मीटर की कोटि के आसपास 1 फर्मी 2 फर्मी, अलग अलग किताबों में अलग अलग है। इसकी अपन वैल्यू पर बात नहीं करेंगे बेटा, वैल्यू पर अपन जिद बहस नहीं करेंगे, है ना। 10 की घात -15। अच्छा, आवेश रहित, आवेश पे निर्भर नहीं करता है, आवेश रहित जैसे स्थिर विद्युत की बल है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत में आवेश के मान पे निर्भर करता है, ये नहीं करता है। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सब पे बल समान लगेगा समान दूरी पे, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं है कि तेरा आवेश कितना है, चाहे तू उदासीन है चाहे आवेश, आवेश रहित है ना, आवेश पे निर्भर नहीं करता, ठीक साहब। चौथा, एक निश्चित दूरी तक, एक निश्चित दूरी तक, निश्चित दूरी तक आकर्षण का, आकर्षण, आकर्षण का वह उससे कम पर, उससे कम पर प्रतिकर्षण पर, उससे कम, एक निश्चित दूरी या उससे अधिक दूरी, निश्चित दूरी या उससे अधिक दूरी, या उससे अधिक दूरी, अधिक दूरी पर आकर्षण का, है ना, वह उससे कम पर, उससे कम पर, कम दूरी पर, दूरी पर
प्रतिकर्षण का। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी है, उससे अधिक दूरी पर तो आकर्षण का बल होता है, उससे ज्यादा दूर ले जाओगे तो पास आना चाहिए, और ज्यादा पास ले जाओगे तो प्रतिकर्षण होने लगेगा। क्लियर है? ये तो अल्प परास बल है, आवेश रहित है ना, ये एक निश्चित दूरी। तो ये देखो, तो अब देखो इसका वक्र जो है, ए इधर देख, इसके जो बल का वक्र है वो ऐसा बनाया गया, ए इससे ऊर्जा, ये देख इसका ऊर्जा वक्र, स्थितिज ऊर्जा है ना, वर्सेस ये इस टाइप का कुछ वक्र होता है, ये आर। ठीक है, ये सारी ये 0.8 लिखा होता है किसी किताब में, कितना 0.8 लिख ले, 0.8 फर्मी है ना, या मैं तो आर नोट लिखता हूं। देखो वैल्यू की बात करो ही मत, जब अलग अलग बात है तो अपन क्यों वैल्यू में उलझे हैं। बस ये फर्मी नाभिकीय बल तो नाभिकीय दूरियों तक लगता है, फर्मी की दूरियों तक लगता है। एक एंगस्ट्रॉम में आप चाहो दो कणों के बीच नाभिकीय बल नहीं लगेगा, तो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास की दूरियों पे लगता है। तो ये 0.8 फर्मी। ठीक साहब, ये यहां पे देखो इससे ऊर्जा, यहां पे याद है तेरे को, ए बल बराबर, ये सब मैकेनिक्स में पढ़ा आपने, F बराबर होता है -du/dx। स्थितिज ऊर्जा का अवकलन कर दो तो बल आ जाता है, और माइनस लगा दो, ये बल का मान आ जाता है। ये तो स्थितिज ऊर्जा का अवकलन करने से बल का मान आता है ना, ये अच्छा प्लस माइनस में लगा दूंगा, वो छोड़ो, चल लिख दे, चल बल बराबर। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का अवकलन करके माइनस, ये मान आ जाएगा, छोड़ो। अब सुनना ध्यान से, इधर देखना बेटा, यहां पे स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है और यहां पे स्लोप 0 हो गई, तो यहां बल देखो, यहां पे बल 0 आ गया, तो F बराबर 0 आ गया बल, क्योंकि du/dx 0 आ गया। ए स्लोप ढाल, स्ट्रेट लाइन ढाल, तो x अक्ष से कोण 0 हो गया, तो tan 0 0 आ जाए। ढाल क्या होती है? x अक्ष से कोण का थीटा, tan थीटा 0 आ गया। इधर देखो, तो यहां पे देखो, इस निश्चित दूरी से आगे आकर्षण का बल लगता है, याद है मैंने कहा था r से, ये r ग्रेटर देन r0, तो जैसे ही दूर हो जाएगा तो आकर्षण का बल लगेगा। देख बताता हूं कैसे, यहां पे ढाल ले, ये ले रहा हूं ढाल, ए बेटा देख डायग्राम यहां तक बना लेना, अब तो मैं सिखाने के लिए बना रहा हूं, ये ढाल, तो ये x अक्ष से कोण धनात्मक आया क्या, ये देख, बोलो छोटा, न्यून कोण आया क्या बेटा जी, न्यून कोण, ये तो मैं बोल दूं ये ढाल 90 डिग्री से कम आई, तो tan थीटा लेस देन, ए इधर देख धनात्मक आ जाएगा न्यून कोण पर, tan थीटा धनात्मक, तो मैं बोल दूं ढाल धनात्मक आ गई, ढाल बराबर tan थीटा बराबर धनात्मक। अरे बोलो, तो आगे जाने पर धनात्मक, लेकिन ये तो अवकलन है, ये du/dx है, ए ये ढाल जो आएगी ये du/dx है, ढाल, और ये होगी du/dx। याद है किसी भी स्पर्श रेखा की ढाल अवकलन को बताती है, y का x के सापेक्ष, तो dy/dx है, du/dx है, तो du/dx धनात्मक आया, तो बोल दो बल, ए ढाल du/dx, तो बल F बराबर आ जाएगा -du/dx। अब ये धनात्मक रखो, तो बोल दो ये माइनस ऑफ धनात्मक, तो मैं बोल दू नेगेटिव आ गया, तो बल ऋणात्मक, तो आगे जाने पर बल ऋणात्मक मतलब आकर्षण का, तो मैं बोल दू r ग्रेटर देन उस पे, तो F नेगेटिव आ गया, ये r ग्रेटर देन r0 पे F नेगेटिव आ गया, मतलब आकर्षण का बल लग रहा है। यस सर बेटा, आगे गया तो मैं बोल दूं अवकलन करा, तो अवकलन क्या होता है, ढाल, ए अवकलन स्पर्श रेखा की ढाल, यहां देखो अवकलन बराबर, आगे गया तो इस बिंदु पर अवकलन चाहिए मुझे dy/dx, तो मैंने अवकलन मतलब ढाल, और यहां की ढाल ली, वो tan थीटा आया धनात्मक, तो मैं बोल दूं du/dx धनात्मक, और du/dx धनात्मक, बाहर एक माइनस है तो टोटल नेगेटिव आ गया, तो क्या मैं बोल दूं इस बिंदु पर जो बल है वो ऋणात्मक आया, तो आप कण को आगे ले जाओगे तो बल पीछे लगेगा ऋणात्मक आकर्षण का। यूं ही समझ ले, यहां पर इससे ऊर्जा न्यूनतम है, हर कण अपनी ऊर्जा न्यूनतम करना चाहता है, आप जैसे ही दूर ले गए इससे ऊर्जा बढ़ने लगी। इससे ऊर्जा बढ़ती कब है, जब बल के विरुद्ध जाते हो, तो मैं बोल दूं नाभिकीय बल के विरुद्ध जा रहा हूं, मतलब वापस खींचेगा वो, तो यहां छोड़ दूंगा तो वापस खींचेगा, और यूं समझ लो ऊर्जा बढ़ना नहीं चाहती, तो इसके आसपास दोनों तरफ ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ नहीं सकती, तो आप यहां ले गए, ऊर्जा बढ़ी, वापस ही आएगा, तो मैं बोल दूं ये स्थायी इक्विलिब्रियम, आगे ले जाने पर पीछे आएगा, तो मैं बोल दूं जैसे इस r0 से दूर करोगे आकर्षण का बल लगेगा, ये ऊर्जा का वक्र है, आकर्षण का बल लगेगा, पीछे ला, ये देख, तो मैं बोल दूं फिर से ऊर्जा बढ़ी, तो ऊर्जा से सोचो तो फिर इधर आएगा। अच्छा बल से सोचते हैं, यहां अवकलन कर, ए ढाल, ये तो मैं बोल दूं ये अधिक कोण हो गया, ये अधिक कोण, ये हो गया अधिक कोण, वो न्यून कोण था, ये अधिक कोण हो गया, और अधिक कोण का मतलब क्या हो गया बेटा, अधिक कोण का मतलब अवकलन du/dx, अवकलन du/dx निकालना मुझे, और वो होगा ढाल, क्योंकि वक्र में अवकलन ढाल होता है, और ढाल होगा tan थीटा, और tan अधिक कोण कितना होता है, tan में अधिक कोण ऋणात्मक होता है, देख लो tan का ग्राफ, ये तो मैं बोल दूं tan में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ये अधिक कोण ऋणात्मक होता है,
तो 90 से 180 ऋणात्मक होता है, तो ये आ गया ऋणात्मक। तो मैं बोल दूं इसकी ढाल ऋणात्मक आ गई, और ढाल ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, ए du/dx ऋणात्मक का मतलब f बराबर तो अब f बराबर आ जाएगा माइनस du/dx, और चूंकि ढाल ये खुद ऋणात्मक है तो माइनस ऑफ माइनस, तो बोल दो प्लस आ गया, ए माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, तो बोल दो बल प्लस में आएगा, तो यहाँ पे बल पॉजिटिव आ गया, तो मैं बोल दूं ढाल ऋणात्मक आ गई, तो यहाँ पे बल पॉजिटिव आ गया, तो r लेस देन r नॉट, ये यहाँ लिखो, ये बिंदु देख, r लेस देन r नॉट पे बल कितना आ गया, बोलो बल धनात्मक, f पॉजिटिव, तो मैं बोल दूं पीछे ले गया, r लेस देन r नॉट, पीछे ले गया तो बल आगे लग रहा है, अरे आगे लाएगा, और आगे ले गया तो बल पीछे आएगा, मतलब पीछे लाएगा इसको, ये तो आगे ले जाने पर पीछे और पीछे ले जाने पर आगे, आगे ले जाने पर पीछे और पीछे ले जाने पर आगे, तो बोल दो बार बार r नॉट पे आएगा, तो आगे ले जाने पर पीछे, पीछे ले जाने पर आगे, तो बार बार r नॉट पे आएगा। तो ये हो गया बल का वक्र, तो सर समझ में आ गया। तो नाभिकीय बल अल्पपरास का बल है, एक निश्चित दूरी पर या उससे अधिक दूरी पर आकर्षण का, एक निश्चित दूरी से अधिक पर आकर्षण का, निश्चित दूरी पर 0 और उससे अधिक दूरी से अधिक, दूरी से अधिक पर आकर्षण का, और से कम पर प्रतिकर्षण का, और उस दूरी पर स्थायित्व होता है, वो दूरी स्थायी, मतलब वो दूरी स्थायी इक्विलिब्रियम पे होती है, ये देख, ये दूरी स्थायी इक्विलिब्रियम है r नॉट, जहां पे ढाल 0 हो गई, इससे आगे जाने पर पीछे आएगा, पीछे आना, तो आगे जाने पर आकर्षण और पीछे आने पर प्रतिकर्षण का, उससे अधिक दूरी पर आकर्षण, उससे कम दूरी पर प्रतिकर्षण का। अल्पपरास बल है, प्रबलतम बल है, इससे तगड़ा कोई नहीं दुनिया में, सबसे स्ट्रॉन्ग बल है और आवेश रहित है। तो भगवान ने ताकत तो बहुत दी उसको नाभिकीय बल को, लेकिन लपड़ मारने के लिए हाथ छोटे दे दिए, पोलियो की दवा नहीं पी इससे, तो हाथ छोटे, इतनी सी दूरी तक ही लग सकता है। तो दम तगड़ा लेकिन बहुत कम दूरी तक लगता है, आवेशों पे निर्भर नहीं करता है। सर समझ में आ गई? ठीक सर, ये तो सर ये तो सारी बातें हमारे समझ में आ गई, क्लियर है? चलो साहब आगे चलते हैं। तो अल्पपरास बल है, वो सब है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने ये 2 प्रोटॉन रख दिए, ठीक है, ये रख दिए बेटा मैंने 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे, ठीक है। तो प्रोटॉन ए ऑप्शन पास आएंगे, ठीक है, क्लियर करते हैं कंसेप्ट। बी दूर जाएंगे, सी यहीं रहेंगे, डी कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह या चल छोड़, यहीं रहेंगे। ये 3 ही ऑप्शन है, चला जा। पास आएंगे, दूर जाएंगे, यही रहेंगे। तो देखो एक बात बोलता हूं मैं, ये लग रहा है अपना स्थिर वैद्युत की प्रतिकर्षण F1 है ना, ये समान लगेगा ना, ये तो F स्थिर वैद्युत की, F इलेक्ट्रो बराबर लगेगा और विपरीत दिशा में लगेगा, ये आगे ये पीछे, ठीक है। एक और बल लग रहा है क्या, नाभिकीय आकर्षण, F न्यूक्लियर फोर्स, ये तो क्या मैं बोल दूं, एक तो लग रहा है आकर्षण का बल F न्यूक्लियर ये, और एक लग रहा है प्रतिकर्षण का बल, और मैं बोल दूं भारी ये पड़ेगा, तो F न्यूक्लियर हमें पता है सबसे तगड़ा बल होता है, तो अपने स्थिर वैद्युत के बल से ये भारी पड़ेगा, तो मैं बोल दूं पास आएंगे। बोलो पास आएंगे, सही है? नहीं सर भारी तो पड़ता है, पहला पॉइंट तो तेरे को ध्यान रखिए, प्रबलतम बल है कि सर तगड़ा पड़ता है, ठीक है, लेकिन बेटा एक बात सुन, क्या ये लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नाभिकीय बल नहीं लगेगा, नाभिकीय बल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नाभिकीय बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैं बोल दूं ए 10 एंगस्ट्रॉम इज मच 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 ग्रेटर देन फर्मी दूरी। ए 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात -9 मीटर के करीब आ रहा है, बहुत ज्यादा दूरी है, तो नाभिकीय बल कार्यकारी नहीं होगा, इतनी दूरियों पर नाभिकीय बल नहीं लगता है, तो नाभिकीय बल नहीं लगेगा, अल्पपरास होता है, अल्पपरास होता है। तो सर समझ में आ गए शुरू के 2 पॉइंट, तो आपको परास जरूर देखनी है, अल्पपरास बल होता है, बल है, तो नाभिकीय बल अल्पपरास बल है, तो यहां नहीं लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं ये दूर जाएंगे, क्यों? सिर्फ स्थिर वैद्युत की प्रतिकर्षण, सिर्फ स्थिर वैद्युत की प्रतिकर्षण, स्थिर वैद्युतिकी प्रतिकर्षण, तो सिर्फ और सिर्फ स्थिर वैद्युतिकी प्रतिकर्षण लगेगा, आकर्षण बिल्कुल नहीं लगेगा। यस सर, तो ये दूर जाएंगे, अब पास नहीं आएंगे। सर पहला पॉइंट समझ, शुरू के 2 पॉइंट समझ में आ गए। अभी तक देख, ये एक वर्ग है, क्या है बेटा? वर्ग ए भुजा का, ये न्यूट्रॉन
प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है। ये इनके बीच में बल, इसको मैं बोलता हूं F प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। इनके बीच में बल, ये देख ले मैंने जो बना रहा F न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इनके बीच में बल बेटा F प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना। यदि 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 एक 1 फर्मी दूरी है ना, अपने पॉइंट आंट लिया था उसको, 1 फर्मी दूरी के वर्ग के कोनों पर रखे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पर चित्रानुसार रखे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य परस्पर लगने वाला नाभिकीय बल FPP FNP व FNN है। तो देखना नाभिकीय बल है ना, नाभिकीय बल NN है। तो A FPP सबसे कम होगा, फिर FPN और फिर सबसे कम ज्यादा होगा FNN। B FPP है ना, और सबसे कम होगा, और FPN और FNN इक्वल होंगे। C FPP इज इक्वल टू FPN इज इक्वल टू FNN। D FPP सबसे ज्यादा, देन FPN और FNN। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो इधर देखो बेटा, हाँ FPP FNP और FNN, ठीक है सर। तो क्या मैं बोल दूं एक फर्मी की दूरी पे नाभिकीय बल, देखो बात साफ साफ लिखा, परस्पर लगने वाला नाभिकीय बल। तो ये तीनों नाभिकीय बल है, कुल बल नहीं है, ना स्थिर विद्युत की, सिर्फ नाभिकीय बल की बात हो रही है। बहुत ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन जेई ने 2 बार पूछा, एक बार नाभिकीय बल पूछा और एक बार कुल बल पूछा, और बच्चा गलती कर आया। ठीक है, तो देखो, तो चूंकि ये नाभिकीय बल है तो क्या मैं बोल दूं आकर्षण का बल लगेगा और बराबर दूरी है, इसका वैसे कोई आंकिक मान का सूत्र नहीं है, नाभिकीय बल निकालने का आज तक कोई ज्ञात सूत्र नहीं है, लेकिन हाँ आवेश रहित होता है। तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में नाभिकीय बल आवेश रहित, तो क्या मैं बोल दूं चूंकि नाभिकीय बल आवेश रहित है तो आवेशों पर निर्भर नहीं करता, तो चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, बाढ़ में गए सब पे बराबर लगेगा। तो नाभिकीय बल, तो मैं बोल दूं F प्रोटॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू F प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू F न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तीनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दूरी समान है, लेकिन हालांकि मुझे दूरी में कोई संबंध नहीं पता, लेकिन हाँ समान दूरी पर समान लगेगा ये बात जरूर पता है। ये दूरी समान, तो आवेश रहित है और दूरी ये फर्मी, तो मैं बोल दूं ये F1 फर्मी दी है तो नाभिकीय बल लगता है। और वैसे भी अगले ने बोला लग रहा है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, अगला बोल रहा है नाभिकीय बल लग रहा है। ठीक है साहब, तो मैं बोल दूं तीनों बराबर होंगे। अच्छा हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखो, यदि पिछले प्रश्न में कुल बल पूछा जाए, कुल बल नेट फोर्स बल पूछा जाए वह नाभिकीय बल की साम्यावस्था, वह नाभिकीय बल की, या यूं बोलो वह बल की साम्यावस्था, बल की, नाभिकीय बल नहीं नेट ही होता है वो, बल की साम्यावस्था R0 बराबर, जो मैंने एग्जांपल 0.8 फर्मी है, तो ए है ना, तो बोलो क्या हो जाएगा, है ना ए, वही चारों ऑप्शन है। तो मैं बोल दूं आंसर क्या हो जाएगा इस बार, तो मैं बोल दूं आंसर उससे दूर है, तो मैं बोल दूं आकर्षण का बल। तो अब देखो 2 बल लगेंगे, तो एक तो आकर्षण का बल लगेगा सब में, और प्रोटॉन और प्रोटॉन में प्रतिकर्षण भी लगेगा, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य नेट बल थोड़ा कम आएगा। तो मैं बोल दूं F प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य थोड़ा कम आएगा,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो स्थिर विद्युत की प्रतिकर्षण लगेगा ही नहीं, सिर्फ आकर्षण लगेगा, तो ये बल थोड़े से ज्यादा होंगे। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो बल होगा वो बराबर होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण नहीं लगेगा। समझ गए? स्थिर विद्युत की प्रतिकर्षण सिर्फ प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में होगा, तो ये थोड़ा कम होगा। सर समझ में आ गई? तो ये सारी बातें क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके दिए मैंने सर। ओके, तो यहां से हमारे को नाभिकीय बल समझ में आ गया। ठीक सर। अब एक होता है बेटा द्रव्यमान शक्ति एवं बंधन ऊर्जा। क्या होता है बेटा? द्रव्यमान शक्ति वो बंधन ऊर्जा, वो बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान शक्ति वो बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो क्या होता है द्रव्यमान शक्ति? तो अब देखो आइंस्टीन ने ये बोला कि कोई भी चीज स्थायित्व ग्रहण करता तो ऊर्जा हानि करता है या उसका द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। तो आइंस्टीन ने एक बड़ा जबरदस्त द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया। क्या दिया? द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। तो जब कभी भी कहीं पे ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो समझ लेना द्रव्यमान में कमी आ रही है। जैसे मैंने कोयला जलाया तो आप देखते हो खूब सारी ऊर्जा अपने को मिलती है, तो कोयले की राख हो जाती है, उसका द्रव्यमान में कमी आ जाती है, द्रव्यमान में क्षति आ जाती है। जो कोयले का मास होगा उससे राख का मास थोड़ा कम आएगा। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान में क्षति थोड़ा तो आएगा, पर जो थोड़ा कमी आई है वो सब ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, तो द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाती है और उसका संबंध। अच्छा, और कभी भी जब ऊर्जा निकलती है तो सिस्टम स्थायित्व ग्रहण करता है। तो जब कभी ऊर्जा बनेगी द्रव्यमान से तो सिस्टम स्थायित्व की ओर जाएगा। तो बोल दो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान शक्ति बंधन ऊर्जा, तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में, द्रव्यमान व ऊर्जा आपस में रूपांतरित की जा सकती है, वह द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर बोलो क्या सब बहुत वेल नोन, E बराबर mc स्क्वायर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे द्रव्यमान रख दो आप किलो और ग्राम में, और C का मान जहां C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, प्रकाश का निर्वात में वेग, ठीक है। तो C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश का निर्वात में वेग है। ठीक है साहब, ठीक है। तो द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक साहब, E बराबर mc स्क्वायर, ये संबंध है। तो द्रव्यमान शक्ति बंधन, ठीक है साहब। अब देखो, अब जब ऊर्जा निकलेगी द्रव्यमान में कमी आएगी। तो चाहे कोई नाभिक की अभिक्रिया लो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप नाभिक बनाओ, जब ऊर्जा निकलेगी तो समझ लेना द्रव्यमान में क्षति आई है। ठीक साहब। अब देखो, तो है ना, तो अब देखो किसी द्रव्यमान शक्ति की परिभाषा लिख रहा हूं। द्रव्यमान शक्ति किसी नाभिक, किसी या यूं लिखो मूल तत्वों, मूल कणों, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, मूल कणों से किसी नाभिक कोई भी हो, फलान जी डिबके जी, किसी नाभिक के निर्माण, मूल कणों से किसी नाभिक के निर्माण में द्रव्यमान में आई कमी, कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। वह द्रव्यमान क्षति है ना, वो बंधन ऊर्जा भी यही लिख देता हूं, बंधन ऊर्जा है ना, बंधन क्षति कहते हैं। वह उस द्रव्यमान क्षति है ना, द्रव्यमान क्षति को डेल एम से लिखते हैं बेटा, डेल एम है ना, ये डेल्टा एम, द्रव्यमान में कमी कहते हैं। वह उस द्रव्यमान क्षति से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को बंधन ऊर्जा
है ना, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो समझ गया, द्रव्यमान में कमी ये। अब यहां से द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कर दो इसको, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ठीक है। तो आइंस्टीन के अनुसार जब कभी द्रव्यमान में कमी आएगी तो ऊर्जा बनेगी। मूल कणों, प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों से किसी नाभिक के निर्माण में द्रव्यमान में आई कमी को द्रव्यमान क्षति डेल एम कहते हैं। वह उस क्षति से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ गए? तो द्रव्यमान में कमी से में जो कमी आएगी उसको द्रव्यमान क्षति और बंधन। ठीक साहब। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हीलियम की बात करूं, एग्जाम्पल है ना, हीलियम की बात करूं तो क्या मैं बोल दूं एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये अनंत पे थे, ए बहुत दूर थे ये अनंत पर थे, अनंत पर तो बहुत दूर थे, ये बनाए पास से बहुत दूर अनंत पे। अपन इनको लाए और इनको लाके चारों को मिला के एक नाभिक बनाया। याद है हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो 4 चीजों को, ये मूल कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूल कण है, ये मूल कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इनको अनंत से लाया और मिला के एक लड्डू बनाया। तो मैं बोल दूं ये हीलियम का नाभिक बन गया, बहुत करीब आ गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो इन चारों को अनंत से लाके हमने एक लड्डू बनाया। तो ये चूंकि इनके बीच में पहले स्थिर वैद्युत की प्रतिकर्षण था तो उसके विरुद्ध कार्य करा। तो क्या मैं बोल दूं इनको चारों को लाके एक लड्डू बनाने में स्थिर वैद्युत की प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य हुआ तो कुछ ऊर्जा बन गई। तो बोल दूं साथ में कुछ ऊर्जा निकली, इसको बोलूंगा मैं बंधन ऊर्जा। ये तो अलग अलग पार्टिकलों के मिलके नाभिक बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको बंधन ऊर्जा। ये चित्र सब बता रहा है अपने आप में, दूर रखे कणों के मिलने से जो ऊर्जा निकली उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। और ये द्रव्यमान में कमी आई, इधर देख, क्या मैं बोल दूं है ना, अभी तक नाभिक का एक्सपेक्टेड द्रव्यमान, ठीक है, हिंदी में आप देख लेना, एक्सपेक्टेड द्रव्यमान, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं, उम्मीद अभी बाकी है, उम्मीद का परिंदा हूं। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। उम्मीद वाला द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा? प्रोटॉन का 2 प्रोटोनों के द्रव्यमान प्लस 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर। हीलियम नाभिक के डब्बे में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो मेरी तो उम्मीद ये थी कि टोटल 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए द्रव्यमान। तो दुगुना ऑफ प्रोटॉन प्लस दुगुना ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तविक द्रव्यमान इतना होगा? तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है, ये हीलियम कर दो, ये 2He4 अल्फा, ये 2He4 नाभिक, ठीक है, इसी को अल्फा कण बोलते हैं 2He नाभिक को, 2He4 नाभिक को। तो 2He4 का वास्तविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा? तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा MHE, ये तो मेरी उम्मीद थी ये, और वास्तविक द्रव्यमान ये होगा जो कि कुछ कम होगा, यह कुछ कम होगा, यह कुछ कम होगा, कम आएगा, कम होगा। वास्तविक द्रव्यमान हमेशा कम होता है, क्यों? तभी तो स्थायित्व आता है। तो क्या मैं बोल दूं अतः द्रव्यमान क्षति कितनी आ जाएगी मेरे लाल? डेल एम बराबर, तो मैं बोल दूं ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MHE। ये तो इतना मेरी उम्मीद थी और इतना है, मैं ये अंतर, ये द्रव्यमान क्षति, और ये द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में बदल जाएगी। क्लियर है क्या? ये द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है बेटा? द्रव्यमान क्षति क्या होती है? मूल कणों के द्रव्यमानों का योग माइनस वास्तविक किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान का अंतर, ये द्रव्यमान क्षति। और ऊर्जा बोलो बंधन ऊर्जा इज इक्वल टू ये ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू माइनस M2He4 इंटू 931 इंटू C²। ये अगर किलो में रखेंगे तो अब देखो, जब अपन ने देखा था, इधर देख ध्यान से, तो मैं बोल दूं ये एक तो ये तरीका, और अगर ये तो डेल्टा M को किस में रखेंगे? डेल्टा M kg में, इन kg, तो यहाँ kg में रखना पड़ेगा। लेकिन यदि डेल्टा M द्रव्यमान क्षति AMU में रखें तो बंधन ऊर्जा, ये ऊर्जा कितनी आ जाएगी? E बराबर, तो डेल्टा M है ना इन AMU, ठीक है, ये इंटू 931.6 कर दो, 931.6, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ जाती है। इसको किस में रखना? इन AMU। किस में रखोगे बेटा इसको? AMU में। तो ये
तो ऊर्जा का दो सूत्र बन गए, या तो किलो में रखो तो सी स्क्वायर का गुणा कर दो, सी का मान 3 × 10⁸, और या फिर डेल को इसको एम को एएमयू में रखो तो 931.6 का गुणा कर दो तो ऊर्जा आ जाएगी। यस सर, क्लियर है क्या? तो बंधन ऊर्जा यहां आ जा, ये करके सारा हिसाब। अच्छा आप सुनना, इधर देख बेटा, अब ये कैसे आया वो भी देखते हैं अपन। आज आप थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं। इधर देख, है ना, इसको तो द्रव्यमान शक्ति और बंधन ऊर्जा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया अपने को। इधर देख एग्जांपल देख, 1 ग्राम द्रव्यमान के संगत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा ज्ञात करो, तो एक द्रव्यमान की कितनी ऊर्जा होगी ज्ञात करो। मतलब एक द्रव्यमान को मैं ऊर्जा में रूपांतरित करूं तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से देख, तो मैं बोल दूं ये देखो, द्रव्यमान ऊर्जा संबंधानुसार, द्रव्यमान ऊर्जा संबंधानुसार बोलो कितना आ जाएगा बेटा? तो ये ऊर्जा बराबर, तो बोल दूं mc², बोलो 1 ग्राम, तो ये आ जाएगा 10⁻³ किलो इंटू 3 × 10⁸ का वर्ग, तो ये आ जाएगा जूल। कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 9 × 16-3, तो 10⁻13 जूल। ये आ गया, तो 9 × 10⁻13 जूल, ये आ गई ऊर्जा। तो 1 ग्राम द्रव्यमान के संगत ऊर्जा इतनी होगी। क्लियर है? आगे आ जाओ। हाँ अब देखो, है ना, 1 AMU के संगत ऊर्जा है ना, 1 AMU। अब देखो वो 931.6 कहां से आया वो समझा रहा हूं। तो बोल दो 1 AMU इज इक्वल टू कितना? 1.67 × 10⁻27 किलो। कल लिखाया था जो भी 1.66 जो भी वोटेवर 1.66 आगे जो भी, मैं एक बार लगभग ये लिख दिया। ठीक साहब, अब आ जाओ ऊर्जा E बराबर, तो मैं बोल दूं यहां पे लिख दूं 1 AMU, तो 1.67 × 10⁻27 है ना, ये है ना, इंटू 3 × 10⁸, तो मैंने इसको कन्वर्ट करा का वर्ग, ये इतना जूल आया है ना। ये देखना 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अभी देखो ये 1.67 × 10⁻27 इंटू 9 × 10⁻16, ये आ गया जूल। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? तो ये 5/3, इसको मैं सुनो, इसको मैं लिख दूं 1 प्लस ये 2/3 होता है 0.67 2/3 इंटू 10⁻, ये 9 इधर पहले कर रहा हूं, 9 इंटू ये 10⁻16 और 27 10⁻−11 जूल। ठीक साहब, इसको मैं लिख दूं 5/3 इंटू 9, अच्छा यहाँ पे इंटू 10⁻−11 जूल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 करके इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं। ठीक सर, तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो ये एक काम कर, इसको यही रख, इधर देख 1.67 ही रख। ठीक है, ये 1.67 इंटू 9, ठीक है, तो ये लगभग कट जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ये अभी देखो, और ये 19 जाके ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? 10⁸8 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 9 अपॉन 1.66 इंटू 10⁸8 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब देखो, ये जब अपन काट के सब सोल्व करेंगे तो ये 9 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा है, तो ये आता है 9.31। अरे वो देख लेना, ये 931.6 ये 10⁻6 अलग कर दिया, 100 इसको दे दिया, तो वो 9.31 इंटू 100 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये देखो बेटा, तो 1 AMU के संगत ऊर्जा आ गई 931.6, तो 1 AMU की ऊर्जा कितनी आई? 931.6। तो 1 AMU के संगत ऊर्जा E बराबर 931.6 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यही तो मैंने करा। तो अगर कभी द्रव्यमान शक्ति AMU में होगी तो डेल्टा AMU डेल्टा M, ये देखो, तो जब डेल्टा M ऊर्जा द्रव्यमान में शक्ति आएगी डेल्टा M AMU, तो 931.6 का गुणा कर दो तो इतनी ऊर्जा आ जाएगी। समझ गए सर? ये तो 1 AMU बराबर इतनी, ये देखो 931.6। तो मैं बोल दूं अतः डेल्टा M AMU शक्ति पर, AMU द्रव्यमान शक्ति पर, द्रव्यमान शक्ति के संगत ऊर्जा कितनी आ जाएगी? डेल्टा M इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी ऊर्जा आनी होगी, समझ, मतलब इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो अब ये 931.6 कहां से आया, ये समझ में आ गई सर? बिल्कुल ओके।
द्रव्यमान शक्ति बंधन ऊर्जा समझ में आ गई? बिल्कुल ओके। तो मैं बोल दूं जब जब भी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, जितनी भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं, जितनी भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं, सब में द्रव्यमान की शक्ति होती है। इसको और अपन आगे बढ़ाएंगे। हाँ बेटा आ जाओ। कल अपन ने बात करी थी बंधन ऊर्जा, है ना, द्रव्यमान शक्ति में बंधन ऊर्जा की। ठीक है साहब। अब देखो अगला जिससे क्वेश्चन करते हैं अपन, क्या है, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा व बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात करनी है। अल्फा कण की बंधन ऊर्जा व बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात करो। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है और अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान ये है। तो यार एक बात बता, कल मैंने बताया था कि अल्फा कण क्या है, एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। अल्फा कण एक ऐसा गोला है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। तो इसका द्रव्यमान मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं, याद है एक्सपेक्टेड मास। तो एम एक्सपेक्टेड, सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, एक ही बात है बेटा, एक्सपेक्टेड। मैं भी हिंदी से हूं, तो मैं बोल दूं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होगा। याद है मूल कणों के द्रव्यमानों का योग ये रहा। तो ये होती है हमारी उम्मीद। तो 1.007826 प्लस 1.008665 ये AMU। तो कितना आ जाएगा ये? करो बेटा, इतना हिसाब किताब करेगा कौन? अपन एक काम करते तो छोटा कर देते, ये द्रव्यमान छोटे कर देते रे, थोड़ा सा ये हटा देते, यहाँ 7 कर देते। ये बेटा कैलकुलेशन मेरे से तो नहीं होगी, है ना। और इसको भी 026, ठीक है। तो ये आ गया, ये कर दिया। तो कितना आ जाएगा बेटा ये? तो ये आ जाएगा 2 गुना ऑफ कितना, 2 गुना ऑफ इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? ये 2.0174 AMU, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना रे? 4.0348 AMU। ये तो ये एक्सपेक्टेड द्रव्यमान, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं 4.0348 द्रव्यमान इसका होगा, ठीक है। 0348, ठीक है। बोलने का तरीका ये रहेगा, ठीक सर, बहुत अच्छी आपकी उम्मीद। पर है कितना? इससे कम ही होगा। देखो वास्तव में कम है, तो घटाओ इसमें से। तो मैं बोल दूं इधर देख, ये मैं हम उम्मीद कर रहे हैं अपन, ये देखो। अब मैं बोल दूं और वास्तविक द्रव्यमान, तो द्रव्यमान शक्ति कितना आ जाएगा? तो बोल दो एम एक्सपेक्टेड माइनस एम एक्चुअल, तो कितना आ जाएगा ये? 4.0348 माइनस AMU माइनस 4.0026 AMU। तो ये आ जाएगा 4.0322 AMU। सॉरी 0 है ना, ये 4 से 4 तो गया ना, 0 ये इतनी द्रव्यमान शक्ति आ गई बेटा। ये देखे ना, ये 0। और आपको पता है 1 AMU बराबर 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मैं बोल दूं ये द्रव्यमान शक्ति आ गई। तो बंधन ऊर्जा बोलो कितनी आ जाएगी? तो मैं बोल दूं बंधन ऊर्जा कितनी आ जाएगी? बोल बंधन ऊर्जा बराबर डेल्टा M इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई। तो ये 0.0322 इंटू 931.6, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 का गुणा करा 32, ये आ जाएगा लगभग 32 से थोड़ा कम। एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, लगभग ये देखे ना 32 से थोड़ा कम, 32 पॉइंट उससे थोड़ा कम। तो मैं लिख रहा हूं लगभग 29 या 28 मेगा इलेक्ट्रॉन, 29 30 लिख दो, लगभग 30 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये तू कैलकुलेशन कर लेना, ये मैं तो ये अड़ोस पड़ोस के लिख दिए मैंने, है ना। 1000 कर दिया, 1000 गुना करा तो 32 आता, 32.2, थोड़ा सा कम क्योंकि 1000 से थोड़ा कम है, तो 30 के आसपास, ठीक है। अब बंधन ऊर्जा हो गई है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का सूत्र ये लिख रहा हूं बेटा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी होगी? तो बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगी बेटा 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 4, तो ये आ जाएगी कितनी? 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन, ठीक है। ये तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन आ गई 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? तो एक होती है बंधन ऊर्जा और एक होती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। तो प्रत्येक ने देखो, एक होता कुल कितनी ऊर्जा निकली,
तो कुल निकली 30, चारों लोगों ने मिलकर 30 निकाली, और एक होता प्रत्येक ने कितनी निकाली, द्रव्यमान संख्या का भाग लगा दिया, तो 4 लोगों ने मिलकर 30 निकाली, तो प्रत्येक ने 7.5 निकाली, 7.5, तो प्रत्येक ने 7.5 ऊर्जा दी। तो जितनी ज्यादा प्रत्येक ऊर्जा देगा उतना ज्यादा स्थायित्व आएगा। यार एक बात बता, एक क्लासरूम में 1000 बच्चे, सॉरी ज्यादा बोल दिया, एक क्लासरूम में 10 बच्चे, एक क्लासरूम में 50 बच्चे, एक क्लासरूम में 10 बच्चे, एक क्लासरूम में 50 बच्चे, दोनों क्लासरूम से 1000 रुपए की कॉन्ट्री गई, 10 बच्चे 1000 रुपए की कॉन्ट्री आई, 20 बच्चे 50 बच्चे 1000 रुपए की कॉन्ट्री आई। मुझे तालियां बजवानी किसके लिए, सॉरी, एक क्लासरूम यहां से 1000 रुपए की कॉन्ट्री आई 10 बच्चों वाले में से, और ये जहां पे 50 बच्चे यहां से 2000 रुपए की कॉन्ट्री आई। मुझे क्लैपिंग करवानी किसके लिए कराऊं, किसने अच्छी कॉन्ट्री करी है, मान लो कोरोना के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, तो आपने क्लैपिंग करा दी सर 2000 बच्चों के लिए, मैंने जबरदस्त क्लैपिंग करवा दी। एक बच्चा खड़ा हुआ 10 बच्चों में से और बोला सर आपने उनके लिए क्लैपिंग क्यों कराई, मैंने कहा उन्होंने 2000 रुपया दिया है, क्यों नहीं करवाऊं क्लैपिंग, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। बोले तो क्या हुआ सर, उनके तो 50 लोग थे, उन्होंने 2 दिया, हम तो 10 लोगों ने 1000 दिया। मेरे को उसकी बात समझ में आई, मैंने कहा यार ये तो बात तो तगड़ी कर रहा। अब देखो सर, हमारे 1000 बच्चे, हमने 1000 रुपया दिया 10 बच्चों ने मिलके, तो प्रत्येक ने 100 रुपया दिया, वास्तव में इनकी जेब 100 से खाली हो गई। इनकी जेब में पहले 100 रुपए थे, तो ये अस्थायी थे, खूब एनर्जी थी इनके पास, उछल रहे थे। अब 100 रुपये 100 खर्च हो गए तो चुपचाप बैठ गए। इनके पास भी 100 रुपए थे, लेकिन इन्होंने 50 बच्चों ने मिलकर 2000 दिए, तो 2000 बटा 50 तो 40 रुपये प्रति व्यक्ति ने दे दिया। तो बोल दूं इनकी जेब में 40 रुपया खाली हो गया, तो अब 60 रुपये अभी भी बचे। तो इन्होंने प्रत्येक बच्चे ने 40 रुपया दिया और इनके प्रत्येक बच्चे ने 100 दिया, तो बोल दूं इनकी कॉन्ट्री खतरनाक हुई। 2000 से मतलब नहीं है कितना रुपया आया क्लास से, उससे मतलब नहीं पर बच्चे ने कितना दिया। तो पर बच्चे ने इनमें ज्यादा दिया, इनके पर बच्चे ने पैसा दिया है 100 रुपए, उनके पर बच्चे ने दिया है 40 रुपए, तो क्या मैं बोल दूं क्लैपिंग इनके लिए होनी चाहिए थी। तो बंधन ऊर्जा इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये क्यों निकलवाई समझ में आ गया अब, दिस वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितनी ऊर्जा बाहर निकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो यहां से मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, बंधन ऊर्जा से, बंधन ऊर्जा से, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह स्थायित्व को अच्छे से समझाती है, वह स्थायित्व को बेटर एक्सप्लेन करती है, अच्छे से समझाती है, स्थायित्व को अच्छे से समझाती है। तो बंधन ऊर्जा नहीं, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा होगी उतना स्थायी ज्यादा होता है नाभिक का। यार एक बात बता, जिसमें ज्यादा संख्या है उनसे तो ऊर्जा ज्यादा आनी है, उससे मतलब नहीं है। प्रत्येक ने कितनी दी, तो एक हीलियम नाभिक के प्रत्येक ने कितनी दी और एक यूरेनियम 235 के प्रत्येक ने कितनी दी, वो तुलना करो। बाकी 235 वाला तो ज्यादा ऊर्जा देगा, वो 2 भी देगा तो 235 का दुगुना 470 हो जाती है। ये बेचारे 10 भी देंगे तो 40 ही होगी। तो इनका स्थायित्व ज्यादा आया, तो प्रत्येक ने कितनी ऊर्जा दी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बंधन ऊर्जा नहीं, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सर समझ में आ गई। देख उसी पे क्वेश्चन बना दिया अगला, क्या यदि नाभिक A10 B20 C40 और D50 की बंधन ऊर्जा क्रमशः 40 160 280 व 300 है, तो उनके स्थायित्व को घटते क्रम में लिखिए। अब आ जाओ, अब कई बच्चे बोल देते हैं स्थायित्व सबसे ज्यादा, इसने 300 ऊर्जा दी तो D सबसे ज्यादा स्थायी होगा सर, सबसे ज्यादा स्थायी है। उसके बाद 280 C40 है सर, उसके बाद 160 B20 है सर, और सबसे कम स्थायी A10 है। बच्चों का क्रम ये आ जाता है। क्यों? ऊर्जा देख लेते हैं, वो बंधन ऊर्जा है ना, बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा, क्योंकि D की बंधन ऊर्जा अधिकतम, D50 की बंधन ऊर्जा अधिकतम है, बंधन ऊर्जा अधिकतम है। ये क्लियर है? लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? बंधन ऊर्जा कभी स्थायित्व को नहीं बताती। कारण वो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, वैसे तो ज्यादा वाले की ज्यादा ही आएगी ज्यादातर। भाई 50 वाला है, 50 लोग मिलकर तो ऊर्जा ज्यादा ही देंगे, नहीं। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन देखेंगे। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से स्थायित्व का पता चलता है, से स्थायित्व का पता चलता है। ठीक है? तो अधिकतम है, लेकिन बंधन ऊर्जा नहीं। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से स्थायित्व का पता चलता है। तो सबकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालो।
तो यहां आ जाओ अगले पेज पे। हाँ, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है ना, एक ही A10 है ना, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो कितनी आ जाएगी इसकी? ए की ऊर्जा कितनी दी रही? 40/10, फिर 160, तो 40/10 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये होती है B/A, द्रव्यमान संख्या का भाग लगा दो तो बटा 10, तो 40/10 बराबर कितनी आ गई? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, फिर B20, तो इसकी कितनी 160 दी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके अंदर 20 वो है कण, तो कितनी आ जाएगी बेटा? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। फिर है C40, इसकी कितनी दी है? C40 की है 280, तो C40 की है 280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके अंदर 40 वो है, तो यहाँ से आ जाएगी कितनी? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, फिर 300 किसकी? 50 की D50, यहाँ पे 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके अंदर 50 तत्व है, तो कितनी आ जाएगी? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पे पर ने 4 ऊर्जा दी है, पर ने 8 दी है, पर ने 7 दी और पर ने 6 दी है, तो क्या मैं बोल दूं B20 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सर्वाधिक है? तो मैं बोल दूं सबसे अधिक स्थायी कौन सा है? B20, उसके बाद C40, उसके बाद D50, उसके सबसे लास्ट में A10। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इसके प्रत्येक व्यक्ति ने या इसके प्रत्येक न्यूक्लियन ने सबसे अधिक ऊर्जा 8 दी है, तो सबसे ज्यादा स्थायित्व इसका आया, क्योंकि जेब खाली हो गई, ऊर्जा चली गई, स्थायित्व हो गया। जिसकी ऊर्जा जाती है वो चुपचाप बैठ जाता है, क्यों? क्योंकि ऊर्जा ही नहीं बची तो उछलेगा कैसे? यस सर, ओके। तो सर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और बंधन ऊर्जा में अंतर समझ में आ गया क्या? तो ठीक साहब, अब देखो, यदि नाभिकीय अभिक्रिया 1H2 2He4 में जो ऊर्जा निकली, अगर 1H2 व 2He4 नाभिक के द्रव्यमान क्रमशः ये और ये फलाना एवं डिमके जी है, तो अभिक्रिया की ऊर्जा ज्ञात करो। क्यू वैल्यू बतानी है, अभिक्रिया की ऊर्जा मतलब क्यू वैल्यू बतानी है। अपने केमिस्ट्री वाला प्लस माइनस नहीं, ऊर्जा का मान, चारों ऑप्शन प्लस में दिए, ऊर्जा का मान बताना। ठीक है साहब, अब एक बात बता, अगर ये रासायनिक, ये एक नाभिकीय अभिक्रिया हुई है, तो उधर से उधर जाने पर बता द्रव्यमान घटा होगा या बढ़ा होगा? घटा होगा, तभी तो ऊर्जा उत्सर्जित हुई। तो आइंस्टीन के अनुसार इधर से इधर जाने पर द्रव्यमान घटा और ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, तो मैं बोल दूं इन दोनों के मिलने से ये बना, तो ऊर्जा उत्सर्जित हुई और द्रव्यमान में कमी आई है। तो आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं द्रव्यमान में आई कमी, डेल एम बराबर कितना हो जाएगा? बोलो, द्रव्यमान में आई कमी डेल एम बराबर मास ऑफ, बताओ किसका? इधर वाला ज्यादा होगा ना, तभी तो कमी आई। मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ वाला मास, दाहिना बाहिना जो भी बोलते, लेफ्ट हैंड साइड का मास माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड, तभी तो कमी आएगी बेटा। किसी भी अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान ज्यादा होता है राइट हैंड साइड से, तो ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड का द्रव्यमान, ये आएगी द्रव्यमान क्षति। ध्यान रखना हमेशा ये, तो लेफ्ट हैंड साइड का मास ज्यादा होगा, तो मैं बोल दूं हमेशा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलेगी अभिक्रिया में, मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ज्यादा होगा मास ऑफ राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का मास हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मास हमेशा राइट हैंड साइड से ज्यादा होगा। ठीक साहब, तो देखो अब देखते हैं अपन द्रव्यमान में कमी। तो देखो, तो यहाँ पे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में 2 ड्यूटेरियम है, तो ये दोनों के द्रव्यमान 2.016 है ना, और उधर 4.0, तो यहाँ आ जाओ। तो यहाँ से देखो डेल एम बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड के मास 2 गुना ऑफ द्रव्यमान ऑफ 1H2 माइनस द्रव्यमान ऑफ 2He4, ये तो कितना आ जाएगा? 2 गुना ऑफ 1.0, कितना था वो? 2.016 माइनस 4.004 4.004 AMU, तो कितना आ जाएगा? ये 4.032 माइनस ये 4.032 माइनस 4.004 AMU, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? तो ये घटाया तो ये आ जाएगा 0.028 AMU, ये डेल एम।
ये तो ये आई द्रव्यमान शक्ति, ये आ गई द्रव्यमान शक्ति। अब देखो ऊर्जा कितनी उत्सर्जित होगी, तो बोल दो ये द्रव्यमान शक्ति। अब आ जाओ ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा का मान, तो यहां से Q वैल्यू बराबर आ जाएगा द्रव्यमान शक्ति, बस वही ऊर्जा, चाहे Q वैल्यू निकालनी हो चाहे बंधन ऊर्जा, तरीका दोनों का वही है, द्रव्यमान शक्ति इंटू 931.6, 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ जाओ कितना गया है 0.028 है ना, इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1000 गुना करा था, 28 से थोड़ा सा कम, ए थोड़ा सा लगभग लिख रहा हूं मैं तो, Q बराबर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ए बेटा कोई मैं हल नहीं कर रहा हूं ये, अरे मैंने तो क्या करा, ये 1000 गुना करा था, 28 आ गया, 28 से थोड़ा कम लिख दिया, तो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, ये आ गया 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। फिर समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये अभिक्रिया की ऊर्जा। तो सर निकाल लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान हमेशा ज्यादा होता है, तभी तो जाके ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और ये आ गई। तो इतनी ऊर्जा अभिक्रिया में उत्सर्जित हुई। अब आ जाओ, अब कई बार बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दे देगा, तो अब देखो, अब अपन ने बंधन ऊर्जा का 100 तो सीख लिया, ऐसे इधर देखो, तो 2-3 बातें थ्योरी की अपन लिख लेते हैं। क्या? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है ना, इसकी थ्योरी बना के भी लिख दे, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो बोल दो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर बंधन ऊर्जा बटा ये कर दो द्रव्यमान संख्या। तो बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या का भाग लगा, तो यही लिख दे, प्रति न्यूक्लियन बराबर बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या। तो कुल बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या, तो ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हो गई। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। जितनी अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होगी, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होगी उतना ही अधिक स्थायी नाभिक होगा, उतना अधिक नाभिक स्थायी होगा। जितनी अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होगी उतना ही अधिक नाभिक स्थायी होगा। समझ गए? तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा नाभिक स्थायी होगा। क्लियर है क्या? तो ठीक सर, है ना। आ जाओ, अब देखो, तो मैं बोल दूं कभी भी बंधन ऊर्जा बराबर कितना आ जाएगा, तो बंधन ऊर्जा बराबर, तो कभी बंधन ऊर्जा निकालिए तो बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इंटू द्रव्यमान संख्या। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इंटू द्रव्यमान संख्या। ये चलो साहब, है ना, ये प्रति न्यूक्लियन है, ये प्रति न्यूक्लियन ये है ना, वो देगा इंटू ए। ठीक है, चला जाओ। अब यहां जा, ये देख 1h2/2He4 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.1 और 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अभिक्रिया की ऊर्जा बताओ। देखो यही क्वेश्चन मैंने अभी द्रव्यमान में दिया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के द्रव्यमान हो, तो उल्टा हाथ के द्रव्यमान ज्यादा थे और सीधा हाथ के कम थे। लेकिन अब अगर ऊर्जा निकालनी है तो मैं बोलता हूं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बता, लेफ्ट की ज्यादा होगी राइट की, क्योंकि बंधन ऊर्जा इसमें ज्यादा निकलेगी, इसकी कुल बंधन ऊर्जा से ये बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी, तभी तो मैं बोलूंगा और उत्सर्जित हुई। तो क्या मैं बोल दूं कि ये बना, इनके बनने में जितनी ऊर्जा मुक्त हुई इसके बनने में ज्यादा मुक्त हुई। इनके बनने में मूल कणों से ड्यूटेरियम के बनने में जो ऊर्जा मुक्त हुई, मूल कणों से हीलियम के बनने में उससे ज्यादा ऊर्जा मुक्त हुई अल्फा कण में, तभी तो ज्यादा स्थायित्व आया। तो क्या मैं बोल दूं, इधर देख सॉल्यूशन, जब भी ऊष्माक्षेपी जब भी ऊर्जा निकलेगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा में बंधन ऊर्जा कुल किसकी, राइट हैंड साइड की हमेशा ज्यादा होगी। बंधन ऊर्जा कुल किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या मैं बोल दूं लेफ्ट हैंड साइड की बंधन ऊर्जा से राइट हैंड की बंधन ऊर्जा से हमेशा ज्यादा होगी, तभी तो और ऊर्जा मुक्त होगी। तो राइट हैंड साइड की बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है,
तो यहां से मैं बोल दूं कि अभिक्रिया की कुल ऊर्जा Q बराबर, अरे बोलो Q बराबर, अच्छा और मैं बोल दूं ये Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर राइट हैंड साइड की बंधन ऊर्जा राइट हैंड साइड, कुल राइट हैंड साइड माइनस बंधन ऊर्जा लेफ्ट हैंड साइड, कुल बंधन ऊर्जा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड की बंधन ऊर्जा कुल माइनस लेफ्ट हैंड साइड की बंधन ऊर्जा कुल। द्रव्यमान में उल्टा था, लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान ज्यादा था तो राइट लेफ्ट में से राइट घटाते थे और फिर इंटू 931.6 करते थे। ठीक है सर, अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की कुल बंधन ऊर्जा, तो यहां पे आ जाओ, तो राइट हैंड साइड की कुल बंधन ऊर्जा, तो मैं बोल दूं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इंटू ए, तो करो, तो राइट हैंड साइड की कुल बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो मैं बोल दूं उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी दी है 7.05, तो बोल दूं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इंटू 4 ए, इसकी हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 2He4 इंटू 4 ए माइनस बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसकी 1H2 की 1H2 इंटू 2 और इसका इंटू A2, यहाँ 4 कर देना यार, इतनी रामायण क्यों कर रहे हो सर आप, ये इंटू 2 और इसका 2 गुना क्योंकि दो ड्यूटेरियम है ये, तो कितना आ जाएगा ये दिया 7.05 इंटू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस दुगुना ऑफ ये कितना दिया 1.1 इंटू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना आ जाएगा बेटा ये 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये दोनों को घटाया तो कितना आ जाएगा बेटा 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया, तो ये आ गई Q वैल्यू, समझ गए। तो राइट हैंड साइड की बंधन ऊर्जा माइनस लेफ्ट हैंड साइड की बंधन ऊर्जा, और राइट की ज्यादा होगी तभी तो स्थायित्व आया है, यस सर। तो ये सूत्र बन गया एक तरीके से ये, तो ये क्या है अपनी थोड़ी थोड़ी थ्योरी क्वेश्चनों में बनती जा रही है। तो ये तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से बंधन ऊर्जा निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या का गुणा कर दो और फिर उनका अंतर लेके आप Q वैल्यू निकाल सकते हो, यस सर। आगे आ जाओ, बस ठीक है, इसके आगे बात अपन करते हैं अभी, और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ये वो, अब अपन बात करेंगे, हाँ बेटा आगे बात करते हैं। जैसे अब देखो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, एक तो मैं मुंह से बोल के दे दूं और एक कई बार वक्र दे देता है ना, जैसे ये वक्र दे दिया आपको, एग्जामिनर गिव्स यू वक्र, ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और ये बेटा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये हो गया जैसे 30, 60, 90, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। हाँ देखो क्वेश्चन ये है, यदि हाँ तत्व की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन व द्रव्यमान संख्या ए में वक्र दर्शानुसार है तो अभिक्रिया X 30 Y 60 gives you Z 90 प्लस Q
में Q वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। Q वैल्यू का मान ज्ञात करो। तो देखो पहले मैंने बोल के बता दी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब यहाँ पे वक्र में, तो सब कुछ वक्र में देख के पता करना, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जा। तो ये देख सॉल्यूशन, तो मैं बोल दूं क्या Q वैल्यू बराबर बंधन ऊर्जा Z 90 माइनस, याद है राइट साइड की ज्यादा होगी बंधन ऊर्जा, सीधे हाथ वाली ज्यादा होगी, माइनस बंधन ऊर्जा Y 60 प्लस बंधन ऊर्जा X 30। ठीक है, ये तो बंधन ऊर्जा Z 90 माइनस बंधन ऊर्जा X 30 प्लस बंधन ऊर्जा Y 60। ठीक है, आ जाओ। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, इधर देखो 7.5 इंटू 90, 7.5 इंटू 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऊर्जा इधर निकली, माइनस इधर कितना जाएगा बेटा 7 इंटू 60 प्लस 5 इंटू 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर निकली। ठीक है, ये तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये देखो, ये करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, अरे यार गलती करी क्या मैंने, 90 वाले की कितनी है, 90 वाले की 7 है, गलती करी बेटा, ये 7.5 तो इसकी है, 7.5 तो उसकी है देखो, और ये 7 है 90 वाले की, तो 630 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे देखो ना 90 वाले की 7 है यार, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 7 है, हाँ, माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 450 आ रहा है प्लस 150 ही आ रहा है, तो कितना आ जाएगा बेटा 630 माइनस 630 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Q वैल्यू का मान आया बेटा 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। तो कुछ भी नहीं है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यहां से ग्राफ से पढ़ लो, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 7 है, तो ये 90 लोग है, 90 इंटू 7, इन्होंने 630 ऊर्जा मुक्त करी है इसने बनने में। इसने कितनी करी, तो 30 वाले की 5 है, तो 150 इसने मुक्त करी, और 60 वाले की 7 है, 7.5 है, तो 60 वाले ने 7.5 से मल्टीप्लाई करा तो 450 आई। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो 450 इसने मुक्त करी और 150 इसने मुक्त करी, लेफ्ट वालों ने मिलकर 600 मुक्त करी, राइट वाले ने 650, 630, तो 30 एक्स्ट्रा मुक्त हुई, यही बंधन ऊर्जा Q वैल्यू है। सर समझ में आ गई। तो ये सीधे हाथ की बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा माइनस उल्टे हाथ की बंधन ऊर्जा, इतनी ऊर्जा एक्स्ट्रा मुक्त हुई है। सर सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हो गया देखो X Y और ये Z। ओके सर, ठीक है, ये आ गया बंधन ऊर्जा। अब आ जाओ, तो ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से सारी बात समझ में आ गई। अब देखो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वर्सेस ए का वक्र, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वर्सेस ए वक्र। ठीक है, अब देखो ये स्थायित्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मैं रफ वक्र बनाऊंगा बेटा। तो ये देखो इधर ए और ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वर्सेस ए का रफ वक्र ऐसा बनता है। ये 50, ये रफ, सब रफ डेटा लिख रहा हूं मैं ना, 50 और बिल्कुल रफ वक्र, बस अपने को कंसेप्ट समझने गया है। तो देखो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी अधिक होगी उतना स्थायित्व अधिक होगा। तो क्या मैं बोल दूं इनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 50 से कम वालों की तुलनात्मक रूप से कम है। ठीक है, अच्छा, तो ये कम स्थायी तत्व है, इनकी भी बंधन ऊर्जा देखो 100 से ज्यादा वालों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम है, तो तुलनात्मक रूप से ये वाले भाग कम स्थायी है। फिर 50 से लेके 100 तक लगभग स्थिर और अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है, तो ये स्थायी थोड़ा ज्यादा होता है, और इसमें भी 56 वाले का सबसे अधिक होता है। Fe56, ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है 56, ये Fe56 आयरन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सर्वाधिक होती है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसकी होती है बेटा, आयरन की, और कितनी होती है ये भी लिख लो। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज्यादा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसी की नहीं है। तो Fe56 सबसे अधिक स्थायी तत्व है, क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सर्वाधिक होती है। 50 से कम वाले, तो मैं बोल दूं ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये रफ वक्र है, अभी इसका एग्जैक्ट वक्र भी बनाऊंगा। तो पहला पॉइंट, हल्के तत्व किसको बोला, A<50 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तुलनात्मक रूप से किससे, अड़ोस पड़ोस से, तुलनात्मक इधर वाले से, तुलनात्मक रूप से कम है। अतः यह स्थायित्व ग्रहण करने के लिए यह कम स्थायी तत्व है, यह
कम स्थायी तत्व है, कम स्थायी तत्व है, तत्व है, वह स्थायित्व ग्रहण करने के लिए, वह स्थायित्व ग्रहण करने के लिए, स्थायित्व ग्रहण करने के लिए संलयन है ना, फ्यूजन, संलयन करने की प्रवृत्ति, करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वह अपनी बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बढ़ाते हैं, बढ़ा लेते हैं। समझ गए? तो ये जो हल्के तत्व है A<50 वाले, ये क्या करते हैं? संलयन की प्रवृत्ति रखते हैं। ये संलयन की तुलनात्मक रूप से कम होती है इनकी बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन, अतः कम स्थायी तत्व है, वह स्थायित्व ग्रहण करने के लिए संलयन की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये सारे तत्व जो A<50 वाले, इनकी प्रवृत्ति होती है संलयन करके अपना द्रव्यमान संख्या बढ़ा ले और स्थायित्व ग्रहण कर ले। देखो इनकी बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बढ़ने लगेगी और स्थायित्व ज्यादा आ जाएगा। प्रवृत्ति रखते हैं, बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बढ़ा लेते हैं। ठीक साहब। फिर आ जाओ A>100 वाले भी, देखो इनकी बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन कम है। A>100 वालों की बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन भी कम है। ये A<50 वाले तत्व थे, तो मैं बोल दूं ये भी इधर विखंडन की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अब अगला पॉइंट लिखो, सेकेंड, भारी तत्व। किसको बोल रहा हूं मैं? भारी तत्व का। भारी तत्व A>100 भारी तत्व की बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन भी तुलनात्मक रूप से कम होती है, अतः ये विखंडन की प्रवृत्ति, ये विखंडन कर स्थायित्व ग्रहण करने की, विखंडन की प्रवृत्ति, विखंडन कर स्थायित्व ग्रहण करने की, स्थायित्व है ना, बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बढ़ाने की, बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बढ़ाने की, स्थायित्व ग्रहण करने की, स्थायित्व ग्रहण यानी कि बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं, करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो भारी तत्व टूटने की और हल्के तत्व जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो भारी तत्व संलयन, विखंडन की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना, और हल्के तत्व संलयन की। तो बोल दो ये विखंडन, ये संलयन, ये जुड़कर संलयन की प्रवृत्ति रखते हैं और वो टूटकर विखंडन की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार से नाभिकीय संलयन एवं विखंडन होता है। ठीक है। हाँ, बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन Fe56 की थर्ड पॉइंट, Fe56 की बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन सर्वाधिक होती है, अतः यह सबसे अधिक स्थायी तत्व है, सबसे अधिक स्थायी तत्व है। तो सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? Fe56। तो Fe56 की बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन सर्वाधिक है। समझ गए? तो ये सबसे अधिक स्थायी तत्व है। सर समझ में आ गई? तो 50 से कम वाले जुड़ने की, 100 से ज्यादा वाले टूटने की, और Fe56 सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि हाँ, तो बंधन ऊर्जा, तो हर तत्व अपनी बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बढ़ाने की दिशा में जाएगा। अब ये तो गया रफ वक्र। अब इसमें देखो बेटा, बीच बीच में आप अगर एग्जैक्ट वक्र देखोगे ना, अब ये थोड़ा हटा रहा हूं मैं, आप नोट कर लेना, ये सब संलयन विखंडन। अब देखो बेटा, अब जब अपन एग्जैक्ट वक्र देखते हैं ना बेटा, तो बीच बीच में एक चोटी आती है इनमें। ये देखो, ये देखो, ये बीच बीच में छोटी छोटी पीक आती है, ये से, है ना। तो एग्जैक्ट वक्र जब आप देखते हो तो ये इस टाइप की पीक आती है, ये है ना, बिल्कुल रफ टाइप वक्र ये। तो इस टाइप का वक्र होता है अगर अपन एग्जैक्ट देखें तो। अब ये चोटियां क्या बोलती है? तो देखो, जैसे ये होगी 2He4 की चोटी, ये 2He4, ये जो चोटियों वाले तत्व है उनको लिख रहा हूं मैं, है ना, मतलब फिर मैं समझाऊंगा क्या हो रहा है। 2He4 है ना, 6C12, 7N14 है ना, 8O16। सर कहना क्या चाहते हो?
इन सब तत्वों में कॉमन बात देखो, जिनकी चोटियां आ रही है ऊंची ऊंची हल्के तत्वों में, उनमें प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। देखो 2 2 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। मतलब हल्के तत्वों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होना चाहते हैं तो मैं बोल दूं इधर देखो, और ये और जो भारी तत्व होते हैं तो इधर देख एक स्टेबिलिटी कर बताता हूं, इधर समझाता हूं, ये चोटियों का मतलब समझाता हूं। ये देख एक वक्र है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, n, और ये प्रोटॉनों की संख्या z। तो देखो बेटा, ये स्थायित्व वक्र है, क्या है ये स्थायित्व के लिए है ना, ये स्टेबिलिटी कर्व है, क्या है ये नाभिक का स्थायित्व वक्र, स्थायित्व वक्र, स्थायित्व वक्र। सर क्या होता है ये स्थायित्व वक्र? ये प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या में ये स्थायित्व कर्व, ये सॉलिडाइज स्थायित्व को व्यक्त करती है, स्थायित्व, स्थायित्व। ठीक है, तो स्थायित्व के लिए शुरू में हल्के तत्वों में स्थायित्व के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, और फिर बाद में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से 1.6 गुना, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्याओं का अनुपात 1.6 के करीब आता है। तो क्या मैं बोल दूं, अगर स्थायित्व ग्रहण करना तो शुरू शुरू में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो हल्के तत्वों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान होने चाहिए। तो प्रारंभिक रूप में ये देखो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो हल्के तत्वों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होता है तो ज्यादा स्थायी होता है तुलनात्मक रूप से, और भारी तत्वों में न्यूट्रॉन ज्यादा। सही बात है, न्यूट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे तो प्रोटॉनों में रिपल्शन होकर टूटते जाएंगे ना वो, तो जितना भारी तत्व होगा उतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन दूर होते जाएंगे। इधर देखो, जितना भारी तत्व होगा, और समझाता हूं मैं, जितना भारी तत्व होगा, ये जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहां एक ग्रुप बन गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहां ग्रुप बन गए, तो क्या मैं बोल दूं भारी तत्वों में ये दूरी बढ़ती जाएगी क्योंकि नाभिक बड़ा होता जाएगा। तो ये दूरी जब 2 फर्मी 3 फर्मी, सॉरी 2 फर्मी 3 फर्मी, 1 फर्मी से ज्यादा होने लगेगी, तो बोल दूं नाभिकीय बल, ज्यादा दूरी पर नाभिकीय बल नहीं लगेगा, जैसे 2 फर्मी हो गई तो नाभिकीय बल नहीं लगेगा, तो मैं बोल दूं ये ग्रुप इस ग्रुप को स्थिर वैद्युत की प्रतिकर्षण तो देगा, लेकिन नाभिकीय आकर्षण नहीं रहा। तो जब नाभिकीय आकर्षण नहीं रहा तो मैं बोल दूं ये लूजली बाउंड, ये टूट टूट के अलग होने लगेंगे। इसीलिए भारी तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जानी चाहिए ताकि प्रोटॉनों का रिपल्शन उतना नहीं हो, क्योंकि वहां पे नाभिकीय बल कमजोर होने लगता है दूरी बढ़ने के कारण। समझ गए? तो भारी तत्वों में न्यूट्रॉन बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ये स्थायित्व वक्र है। तो जो इस वक्र पर आएंगे तत्व वो सब तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी है। तो देखो 2He 2He4 6C14 7N14 6C12 7N14 8 और 16, ये सब इस वक्र पर आ रहे हैं। तो वो सब तो उनके सबके चोटियां बनेगी ऐसी। ये देखो वो उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी। ये सब उस वक्र वाले तत्व है। ये देखो ये उस लाइन पर है, ये सब क्लियर है ये। तो इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन 1.6 आएगा। ठीक है, अच्छा अब जो वक्र इनसे अलग है, जो तत्व इनसे अलग है, जैसे मान लो कोई तत्व है जिसके n/z का रेशो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का अनुपात 1.6 से ज्यादा है, तो वो चाहता है मैं यहां आ जाऊं, तो वो क्या करे? तो मैं बोल दूं जिनमें न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का अनुपात
1.6 से ज्यादा है, वो ये चाहते हैं कि उनका न्यूट्रॉन घटे और प्रोटॉन बढ़े। वो क्या चाहते हैं? न्यूट्रॉन घटे और प्रोटॉन बढ़े ताकि 1.6 की तरफ जाए। तो न्यूट्रॉन घटे व प्रोटॉन बढ़े, तो न्यूट्रॉन का टूट के प्रोटॉन बनने के साथ तो बीटा माइनस बनेगा, तो वो बीटा माइनस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं। ये अपन अल्फा बीटा गामा डी के में पढ़ेंगे। जब न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनता है नाभिक के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं बीटा माइनस क्षय। तो ये क्या प्रवृत्ति रखते हैं? तो ये वाले जितने भी तत्व है, ये एक रीजन 1, रीजन, ये क्षेत्र 1, ये क्षेत्र 1, कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र 1, इसके ऊपर वाला, यह बीटा माइनस डीके की प्रवृत्ति रखते हैं। डीके बीटा माइनस क्षय की प्रवृत्ति, क्षय की प्रवृत्ति होती है इनकी, प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये वाले सारे तत्व बीटा माइनस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं इस क्षेत्र के। और इसमें जिनमें कम है वो ये चाहते हैं हमारा न्यूट्रॉन बढ़े और प्रोटॉन कम हो, तो वो चाहते हैं प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन प्लस साथ में बीटा प्लस बने, तो वो बीटा प्लस क्षय, तो ये बीटा माइनस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं। और ये रीजन 2 वाले तत्व ये बीटा प्लस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं, बीटा प्लस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं ये। तो वो बीटा माइनस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं और ये सब बीटा प्लस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं। और ये स्थायी है, ये कहीं नहीं जा रहे, ये सबसे ज्यादा स्थायी तत्व है। तो भारी तत्वों में जिनका n/z 1.6 वो स्थायी है, n/z 1.6 से ज्यादा तो वो न्यूट्रॉन तोड़ के प्रोटॉन यानी कि बीटा माइनस क्षय करते हैं। और जिनका n/z 1.6 से कम है भारी तत्वों में, वो अपना न्यूट्रॉन बढ़ा के प्रोटॉन को कम करना चाहते हैं, मतलब प्रोटॉन टूटता तो बीटा प्लस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं। तब समझ में आई कौन से तत्व कौन सा क्षय करेंगे? हल्के तत्वों में n = z होना चाहिए। यस सर। तो सर ये स्थायित्व भी समझ में आ गया। तो अब यहां से अपन लिख लेते हैं, है ना, इसको पॉइंट बना के लिख देते हैं कि हाँ, पहला पॉइंट लिखो, दिए गए वक्र, दिए गए n वर्सेस z वक्र में ठोस रेखा स्थायित्व को प्रदर्शित करती है, नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। ठोस रेखा नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है ना। ठोस रेखा नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। ठीक साहब, ठीक है। हाँ, अब से देखो हल्के नाभिकों के लिए, उस रेखा में देखो हल्के नाभिकों के लिए, हल्के नाभिकों के लिए के स्थायित्व के लिए प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान होने चाहिए, समझ गए? तो वो ज्यादा स्थायी होता है तुलनात्मक रूप से। ठीक है। अच्छा, बाहरी नाभिकों के लिए, के स्थायित्व के लिए, के स्थायित्व के लिए, बोलो, के लिए, है ना, n/z का अनुपात के लिए, n/z का अनुपात बोलो कितना था? 1.6 होता है लगभग। ठीक है। तो बाहरी नाभिकों के स्थायित्व के लिए उनमें n/z का अनुपात 1.6 यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की तुलना में 1.6 गुना ज्यादा होने चाहिए। हाँ, अब चौथा पॉइंट लिखो, जिन भारी तत्वों का n/z ग्रेटर देन 1.6 होता है वो बीटा माइनस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं, क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं। इससे क्या होगा बेटा? इससे न्यूट्रॉन कम, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन को घटा के प्रोटॉन प्लस बीटा माइनस बनाते हैं, तो बोलो न्यूट्रॉन कम होता जाता है और प्रोटॉन बढ़ता जाता है। क्लियर है? तो बीटा माइनस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं। हाँ, अगला लिखो, जिन भारी तत्वों में n/z का अनुपात लेस देन 1.6 होता है वो बीटा प्लस क्षय की प्रवृत्ति रखते हैं। और वो जैसे बीटा प्लस क्षय करेंगे तो क्या होगा? प्रवृत्ति रखते हैं।
और जैसे ही वो बीटा प्लस शेयर करेंगे तो मैं बोल दूं प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन प्लस बीटा प्लस कण बनेगा, साथ में न्यूट्रिनो बनता है, उधर एंटी न्यूट्रिनो बनता है, वो भी लिख लो। हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे रे ये, ठीक है। अरे ये आगे पढ़ेंगे, अभी तो तू बीटा प्लस शेयर की प्रवृत्ति रखता है, ताकि क्या हो जाएगा, उसका प्रोटॉन घट जाए, वह न्यूट्रॉन बढ़ जाए, बस काम हो गया। फिर n/z का अनुपात 1.6 की तरफ जाने लगेगा। यस सर। तो ये सारी बात हो गई। तो ये स्थायित्व ग्रह। तो मुद्दे की बात यह है कि हमने बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वर्ष एका वक्र देखा और हमने ये सीखा कि उसका रफ वक्र कैसा होता है और फेयर वक्र कैसा होता है। तो रफ वक्र में हमने देखा कि A<50 वाले तत्व जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ा के स्थायित्व ग्रहण करते हैं, और भारी तत्व टूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, ताकि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ा के स्थायित्व ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। Fe56 सबसे अधिक स्थायी तत्व है। बीच में कई चोटी आती है, वो चोटी आने का कारण है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन एकाएक बढ़ जाती है। किन तत्वों की? हल्के तत्वों में, जिनमें P बराबर Z है, प्रोटोनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो हल्के तत्वों में जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, वो तुलनात्मक रूप से अड़ोसी पड़ोसी से अधिक स्थायी है। तो हल्के तत्वों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। भारी तत्वों में 1.6 होता है न्यूट्रॉनों व प्रोटोनों का अनुपात। जिनका ज्यादा होता है वो बीटा माइनस शेयर करते हैं, और जिनका कम होता है वो बीटा प्लस शेयर करते हैं, और उनके स्थायित्व का वक्र ये रहा। ये इस लाइन पर वक्र, इस लाइन पर जो कण है वो सब स्थायी है, वो सब तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी है। ये इस लाइन पर जितने भी वक्र है, तत्व है, वो सब तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी है। ये इसके इधर उधर वाले अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करेंगे, चाहे बीटा प्लस डीके करें चाहे बीटा माइनस। सर समझ में आ गई? तो ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और इसका हिसाब किताब हो गया। ठीक है, चल आजा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आजा, ठीक है, चलो इस पे अगले टर्न पे क्वेश्चन करके फिर आगे अल्फा बीटा गामा रेडियो सक्रियता पढ़ना चालू करेंगे।